सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। नमस्कार। आपने कई बार अपने आसपास एक बहुत कॉमन शब्द सुना होगा, अल्लाह के नाम पे दे दे। अल्लाह के नाम पे देने का मतलब है आप अपनी तरफ से कोई दान, कोई चैरिटी कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए हो। पर्टिकुलरली इस्लामिक कम्युनिटीज में जो गरीब लोग हैं, पसमंदा कम्युनिटी है, उसकी भलाई के लिए किया जाएगा, महिलाओं के लिए किया जाएगा, जो बच्चे हैं उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। वक्फ करने का मतलब है दान करना। इस्लाम में या फिर यूं कहें सभी धर्मों में यह कहा गया है कि दान करना अच्छी बात है, पुण्य का काम है। समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं असलम का। असलम अपनी तरफ से कोई दान करना चाहता है तो वो अपनी प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा वक्फ करेगा और इसके बाद असलम को कहा जाएगा वकीफ। वकीफ दान करने के बाद दोबारा उस जमीन को, उस प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जमीन अल्लाह के नाम पे रजिस्टर्ड हो गई है। वो कम्युनिटीज के लिए, कम्युनिटीज की भलाई के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए अब उसका इस्तेमाल होने वाला है। तो जब वकीफ का उससे, उस प्रॉपर्टी से राइट खत्म हो जाता है तो फिर उसका मैनेजमेंट कौन करेगा? तब आता है मुतवली। मुतवली एक मैनेजर होता है जो वक्फ की जमीनों को देखरेख करता है। और अभी हाल में हमारे संसद में एक अमेंडमेंट बिल पेश किया गया है माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर किरेन रिजिजू जी के द्वारा, और उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की बात कही गई है। उन अमेंडमेंट्स की जरूरत क्यों पड़ी और क्या ये अमेंडमेंट्स पहली बार हो रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। इसके पहले भी 1913 में, 1923 में या 1954 में एक्ट्स लाए गए थे, और फिर 1995 में वक्फ एक्ट जो लाया गया था उसमें ऐसे कुछ प्रावधानों को लाया गया जो लॉजिकल नहीं थे, और इसकी वजह से उसमें जो करप्शन था वो बढ़ता ही जा रहा था। उसको सुधार करने के लिए ये अमेंडमेंट बिल लाया गया है। अगर ये अमेंडमेंट बिल पास हो जाता है तो इसका नाम होगा उम्मीद एक्ट। जिस तरह से हमने मेहनत की है, जिस तरह से सरकार अमेंडमेंट लेकर के आई, फिर सरकार की मंशा थी कि देश भर के स्टेक होल्डर से बात कर ली जाए, इस्लामिक स्कॉलर से बात कर ले, वक्फ बोर्ड से, सिया, सुन्नी वक्फ बोर्ड, सभी राज्यों के अधिकारियों से, सब वो कार्रवाई पूरा हो चुकी है। हमने रिपोर्ट दे दी, उसको सरकार ने अप्रूव करके अमेंडेड एक्ट है तो ले आएगी। कुछ मुस्लिम एमपीज में मेरे पास आके बताया कि सारा वक्फ प्रॉपर्टी तो कुछ माफियाओं के कब्जा में है। तो माफिया और कुछ इन्फ्लुएंशियल लीडर्स लोग अगर वक्फ प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा है तो इसका विरोध तो सब करते हैं। वक्फ का कानूनी तौर पे डेफिनेशन क्या है? कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी जो दान की जा रही है किसी अच्छे कार्य के लिए, चैरिटी के लिए, किसी कम्युनिटी की भलाई के लिए, चाहे वो एजुकेशन हो या हेल्थ हो, किसी भी पर्पस के लिए यूज किया जाए, उसे हम वक्फ करना कहते हैं। जो भी जमीनें, जो भी प्रॉपर्टीज वक्फ की जा रही थी, इसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना जरूरी था, और इसलिए गवर्नमेंट ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव विंग बनाया जिसमें सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल वक्फ काउंसिल होता है और स्टेट लेवल पे वक्फ बोर्ड होता है। हमारे देश में टोटल 32 वक्फ बोर्ड हैं, और इनका काम है जो स्टेट में जो भी जमीनें हैं वक्फ के अंदर, उसका सही से मैनेजमेंट हो, जो रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है उसका सही इस्तेमाल हो सके, सही जगह पे उन पैसों को लगाया जा सके, ये सारे काम वक्फ बोर्ड करता है। हमारे देश में जो जमीन है वो डिफेंस, रेलवेज, इनके बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ के पास है। खैर, इस बार हाउस में इसका खंडन करते हुए मिनिस्टर ने ये कहा वक्फ एक प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है और इसका इस्तेमाल एक कम्युनिटी के लिए होता है, जहां दूसरी तरफ रेलवेज और डिफेंस ये गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है और ये पब्लिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो ये पूरे देश के सभी नागरिक का है। तो इस हिसाब से वक्फ इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके पास एशिया में या फिर कहें वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जमीन है। लेकिन फिर भी दूसरी तरफ अगर हम इस्लामिक कम्युनिटी के लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स को देखें तो ये देखने को मिलता है कि वहां कितनी गरीबी है। 2006 में
सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसमें ये साफ कहा गया था कि जो मिसमैनेजमेंट है, जो रेवेन्यू कलेक्शन है, वो बहुत कम हो रहा है, जिसकी वजह से कम्युनिटीज को हेल्प नहीं मिल पाता है। आपको ये भी जानना जरूरी है कि हमारे संविधान में शेड्यूल 7 में ये कहा गया है कि लैंड यानी कि जमीनें स्टेट लिस्ट के अंदर आती हैं, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का ना के बराबर हस्तक्षेप होता है। तो हर स्टेट बोर्ड के अंदर शिया और सुन्नी कम्युनिटीज के अपने वक्फ बोर्ड होते हैं, अपना विंग होता है, और ये अपनी अपनी जमीनों को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, मैनेज करते हैं। बहुत बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहां पे मुतबली भू माफिया के साथ मिलकर जमीन को हड़पने की कोशिश करते हैं, और जो आम जनता है, जैसे कि कहीं बिहार में किसी गांव को क्लेम कर लिया, केरला के मुनम्बम में कर लिया, हरियाणा के किसी सिख गुरु के द्वारा बसाया हुआ गांव उसको क्लेम कर दिया, ताजमहल को कर दिया वक्फ के हवाले, या फिर अंबानी का घर हो, या फिर हमारा संसद भवन हो। तो इस तरह से सैकड़ों एग्जाम्पल हैं, हजारों एग्जाम्पल हैं जहां पे वक्फ ने अपनी मनमानी की। और ये मनमानी करने का अधिकार कहां से आया इनके पास? 1995 में जो वक्फ बोर्ड पास हुआ था, उसके सेक्शन 40 में ये लिखा गया है कि वक्फ किसी भी जमीन को वक्फ करार दे सकता है वक्फ बोर्ड, और उसे आप कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह इसका मिसमैनेजमेंट, इसमें करप्शन और इसमें जो भागीदारी होती है, जो रिप्रेजेंटेशन होता है पसमानदा कम्युनिटी का या फिर फीमेल्स का, ये बिल्कुल ना के बराबर था। तो इसलिए इस अमेंडमेंट बिल में यह भी प्रावधान किया गया कि जो जमीन वक्फ की जाएगी वो उसी के द्वारा होगा जो ओनर है जमीन का। और अगर किसी परिवार में 4 लोग हैं, पर्सन ए अगर अपनी जमीन को वक्फ करना चाहता है तो सिर्फ वो अपना हिस्सा जमीन को वक्फ करेगा, बाकी पूरे जमीन को वक्फ करने का या दान करने का अधिकार उस पर्सन ए के पास नहीं है। फिर दूसरा प्रावधान ये रखा गया है कि जो वक्फ करने वाला इंसान है वो कम से कम 5 साल तक इस्लामिक ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहा है, क्योंकि कन्वर्जन्स का भी देखा जाता है, पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है और फिर उसको लालच देकर उसकी जमीन को वक्फ करवा दिया जाए। तो इस बात से बचने के लिए इस प्रावधान को भी रखा गया है। हमारे संविधान के शेड्यूल 5 और 6 में ट्राइबल एरियाज की बात की गई है। तो जिस तरह से खौफ पूरे देश में देखा जा रहा था कि किसी भी गांव को वक्फ करार दे दिया जा रहा है, इससे बचने के लिए ट्राइबल कम्युनिटीज के एरियाज यानी कि शेड्यूल 5 और 6 में जो भी टेरिटरीज आती हैं उसमें वक्फ नहीं डिक्लेयर किया जा सकता है। तो ये कुछ प्रावधान किए गए हैं जिससे आम जनता के जमीनों को बचाया जा सके। केरला हाईकोर्ट की एक वर्डिक्ट के अनुसार ये क्लियर किया गया कि वक्फ बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसमें कुछ कानूनी प्रावधान है जिसके अनुसार वक्फ की जो भी प्रॉपर्टीज हैं उसको मैनेज किया जाएगा। एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि किसी भी जमीन को वक्फ करार दे दिया जा रहा था और फिर उसको चैलेंज करने का अधिकार लोगों के पास नहीं था। एक ट्रिब्यूनल बनाई गई 1995 में और उसमें आप अपील कर सकते हैं, लेकिन अगर उस ट्रिब्यूनल ने आपकी ग्रीवेंसेस को दूर नहीं किया तो फिर आप और कहीं नहीं जा सकते। तो सबसे बड़ा मुद्दा था रिप्रेजेंटेशन वहां नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा रेवेन्यू कलेक्शन जो होना चाहिए था वो बिल्कुल ना के बराबर है। जो आमदनी वक्फ की प्रॉपर्टीज से हो सकते थे जिसका इस्तेमाल उनकी कम्युनिटीज को बेहतर बनाने के लिए किया जाना चाहिए था, वो नहीं हो पाता है, क्योंकि जो मुतवली है वो भूमाफिया के साथ मिलकर, बिजनेसमैन के साथ मिलकर उस जमीन को अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये अमेंडमेंट कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले भी 1913 में, 1923 में, 1954 में ये एक्ट्स लाए गए ताकि जो वक्फ की जमीन है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए और उसमें समय समय पर सुधार किए गए हैं। तो ये कहना कि वक्फ एक्ट में अगर कोई संशोधन किए जा रहे हैं, कोई अमेंडमेंट लाया जा रहा है, तो ये सीधा सीधा सरकार का रणनीति है जमीनों को हड़पने का। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
क्योंकि जमीन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता ही नहीं है, ये संविधान के 7th शेड्यूल में स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। तो 2024 में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर किरेन रिजिजू जी के द्वारा टेबल किया गया वक्फ अमेंडमेंट बिल को, लेकिन उस वक्त इसे पास नहीं किया गया, जबकि मेजॉरिटी उस वक्त भी गवर्नमेंट के पास थी। अगर वो चाहते तो पास कर सकते थे, लेकिन इसे रेफर किया गया ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में राज्यसभा और लोकसभा दोनों हाउसेस के मेंबर्स को मिलाकर एक कमेटी बनाई गई, और इस कमेटी की ड्यूटी थी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करने के बाद आप जो भी अमेंडमेंट सजेस्ट करना चाहते हैं वो गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट करें, और फिर गवर्नमेंट उसके ऊपर अमेंडमेंट बिल पास करेगी या फिर हाउस में टेबल करेगी और उसे वोट किया जाएगा पास करने के लिए। 1 साल के बाद प्रॉपर डिस्कशन होने के बाद इस बिल को हाउस में प्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग तरफ बट रही हैं, कुछ ऑपोजिशन में है तो कुछ इसके सपोर्ट में है, सबके अपने मोटिव्स हैं। पॉलिटिकल नैरेटिव से हटकर हम इस मुद्दे को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि असलियत में मामला क्या है। वक्फ बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये केरला के हाईकोर्ट ने कहा। इलाहाबाद के हाईकोर्ट ने यह कहा मुतवली का जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर सेक्युलर कैरेक्टर का है, और इसका ड्यूटी एक मैनेजर के तरह देखा जाना चाहिए। ही इज सर्वेंट ऑफ वकीफ। वकीफ जिसने जमीन को दान दिया है उसका सर्वेंट के तरह यह काम करता है। यह भी कहा जाता है कि नॉन मुस्लिम्स को क्यों लाना चाहिए, तो नॉन मुस्लिम्स को लाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, और एडमिनिस्ट्रेशन में आप ये तय नहीं कर सकते हैं कि उस फील्ड में एक्सपर्ट सिर्फ इस्लाम का है या सिर्फ हिंदू का है या फिर सिर्फ क्रिश्चियन का है। जो चेयरमैन होते हैं वक्फ काउंसिल के वो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर होते हैं, जो कि अभी किरेन रिजिजू जी हैं, और ये भी इस्लाम कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं। तो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव विंग जो गवर्नमेंट की हैं उसमें ये सिलेक्शन रिलीजन का नहीं हो सकता है। जो इस्लामिक लॉ के तहत जो रिलीजियस अफेयर्स हैं वहां कोई हस्तक्षेप वक्फ एक्ट ने नहीं किया था और ना इस अमेंडमेंट ने किया है, क्योंकि ये अमेंडमेंट वक्फ एक्ट 1995 के लिए है, और 1995 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जिसमें इस्लाम के रिलीजियस अफेयर्स में हस्तक्षेप किया जाए। अब बात करते हैं पॉलिटिकल नैरेटिव क्या चल रहा है हमारे समाज में। अगर कोई मुद्दा है, सोशल इश्यू है, पॉलिटिकल पार्टीज उसका पूरे तरह से इस्तेमाल ना कर ले तब तक उसे छोड़ते नहीं। समय समय पर जब पॉलिटिकल पार्टीज पावर में रही हैं तो उन्होंने इस वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट के ऊपर सवाल उठाए हैं, करप्शन जो इसमें होता है इसके ऊपर सवाल उठाए गए हैं। लेकिन जब वही पार्टीज, वही लोग ऑपोजिशन में बैठे होते हैं तो फिर वो क्रिटिसाइज करते हैं। वो क्रिटिसिज्म चाहे लॉजिकल हो या इलॉजिकल हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो इस बार जब अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में लाया गया तो इसमें भी देखा गया है कुछ पार्टीज सपोर्ट में हैं तो कुछ पार्टीज इसके अगेंस्ट हैं, और जनता को, लोगों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है कि जमीन को हड़पने की स्ट्रेटजी है ये गवर्नमेंट की, जबकि जमीन जो है, जो लैंड है, ये एक स्टेट सब्जेक्ट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता ही नहीं है। हर स्टेट अपने जमीन का जो भी रेवेन्यू कलेक्शन होता है वो खुद करता है, और इन सभी का एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्टर्स के द्वारा किया जाता है। तो ये कहना कि जमीन को हड़प लिया गया है या हड़पने की कोशिश की जा रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है और इसमें जो करप्शंस हैं उसको खत्म करने के लिए ये किया जा रहा है। रिप्रेजेंटेशन हो सारे कम्युनिटीज का, इसके लिए इसमें अमेंडमेंट्स किए जा रहे हैं। महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज का इसलिए भी ऑब्वियस हो जाता है क्योंकि जब आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को चला रहे हैं
तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमेशा सेम कम्युनिटी से मिले। वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट्स किसी भी एरिया से हो सकते हैं, किसी भी रिलीजन से हो सकते हैं। तो इसलिए इन सभी प्रावधानों को किया गया है ताकि इसकी जो फंक्शनिंग है वो फ्यूचर में डिस्प्यूटेड फ्री हो, क्योंकि अभी तक बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स हो गए हैं। एक और मुद्दा था वक्फ बाय यूजर्स, जो इस्तेमाल कर रहे हैं लोग वो ज़मीन को वक्फ कर रहे हैं। अब मान लीजिए कहीं पे नमाज पढ़ी जा रही है लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, कोई कहीं पे भी बैठकर नमाज पढ़ लिया और घोषित कर दिया कि ये ज़मीन वक्फ की है। पार्लियामेंट में बैठकर आप नमाज पढ़ ले रहे हैं और कह देंगे कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो इस तरह से जो भू माफिया क्लेम करते हैं ज़मीनों को, जनता की, लोगों की ज़मीनों को, इसको काउंटर करने के लिए ये अमेंडमेंट काफ़ी ज़रूरी था।